किसान वाणी कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सब बाण भाइयों ने विनोद भाई की राम राम। किसान भाइयों, खाली खेती बाड़ी तो जो है हमारे जो रोजगार के अवसर हैं या फिर कहूँ कि जो हमारी आमदनी है वो हमने नहीं मिल पाती पूरी, तो इसके साथ साथ खेती बाड़ी के साथ साथ हमने सहायक धंधे भी जो है अपनाने ज़रूरी हैं। और सहायक धंधे की बात करें तो आज किसान भाइयों तो एक बात सी सुनावा है, खुम्ब उत्पादन की आधुनिक तकनीक के द्वारा रोजगार के सुअवसर, और इस विषय में बातचीत करी है अजीत सिंह गिल जी ने, एक प्रगतिशील किसान भाई वीरेंद्र जी गांव डाबरथला से, और सुनाओ भाइयों ने यह बातचीत। भाइयों, अब हमारे साथ खड़े हैं वीरेंद्र जी, जो कि आकाशवाणी में, युवाणी में कंपेयर भी रहे हैं, और अब ये इनका क्योंकि खुम्बी का काम है डाबरथला गांव में, तो ये बाकी काम इनसे थोड़ा सा पूछांगे वैज्ञानिक रूप से, और कितना इसमें लाभ रहता है और किस तरह की बाकी चीज़ें हैं वो थोड़ी सी बातचीत करांगे। तो वीरेंद्र जी, आप बताइए कि आपके पास जो एक डाटा वाली बात है, जो एक आंकड़ों वाली बात है, वे किस तरह के आंकड़े और किस तरह का जो एक वैज्ञानिक रूप से जो बातचीत है उसके बारे में बताइए आप। सर, जो कंपोस्ट के जो मेथड हैं, मेनली 3 तरह के मेथड से कंपोस्ट बनाया जा सकता है। एक मेथड है जिसको हम कहते हैं लॉन्ग मेथड, लंबे टाइम के लिए, और लॉन्ग मेथड में आपको चाहिए 28 दिन, जो एक परंपरागत हमारा सिस्टम है कंपोस्ट बनाने का। एक दूसरा जो मेथड होता है हमारे पास, वो होता है आपका जीरो एनर्जी पॉलीटनल मेथड, जिसमें पाइप विधि जिसको कहते हैं। पाइप विधि में मतलब पाइप लगा के तूड़े के अंदर, कंपोस्ट के अंदर, उसमें ऑक्सीजन दी जाती है और उसके थ्रू हम लोग कंपोस्ट तैयार करते हैं। लेकिन आजकल जो टेक्निकल फार्मूला है, क्योंकि कंपोस्ट को बड़े पैमाने पर ज़रूरत है और लगातार मशरूम की डिमांड बढ़ती जा रही है, तो अब जो हम कंपोस्ट यूनिट के थ्रू कंपोस्ट बनाते हैं, इसमें आपके लगते हैं 18 दिन, यानी कि 28 दिन से घटा के उसको जो आपका टाइमिंग है उसको हम 18 दिन पे लेके आए हैं। तो 18 दिन का जो मेथड है उसमें आपका 12 दिन का जो है वो तो है आउटर एरिया के अंदर, जिसमें आपकी टनल के थ्रू आप लोग खाद तैयार करते हैं, और बाकी के 7 दिन जो है वो आपका होता है बंकर में, जिसमें बंकर से लगातार हवा दी जाती है और उसमें अमोनिया को ख़त्म किया जाता है कि किसी तरह से अमोनिया गैस, अमोनिया की गंध वो मशरूम कंपोस्ट में ना रहे। यदि तो जो ये हम सामने जो देख रहे थे, ये इसी में ही टनल और बंकर का इसी को बोल, ये जो आउटर हैं आपके, ये 3 जो है ये टनल है, और जो 2 हैं हमारे पास ये बंकर है। मतलब ये चारों तरफ से बंद है, बंकर जो है वो बंद है पूरी तरह से, और उसमें 7 दिन तक लगातार आपकी जो है बंकर, आपकी जो ब्लोवर हैं वो कंटिन्यूसली आपके 7 दिन तक चलेंगे। और उसमें जो आपका टेम्परेचर है, हम लोग 60 डिग्री तक टेम्परेचर लेके जाते हैं, क्योंकि एक पास्चराइजेशन टेक्निक होती है। 24 घंटे बाद जैसे जैसे हम उसमें ऑक्सीजन देंगे, 24 आवर्स के बाद आपका टेम्परेचर जो है कंपोस्ट का वो 60 डिग्री पे चला जाएगा। 60 डिग्री पे जब टेम्परेचर जाएगा मतलब उसके अंदर कोई बैक्टीरिया नहीं रहेगा। 6 घंटे तक कंटिन्यूसली हम 60 डिग्री पे रखेंगे। 60 डिग्री के बाद आहिस्ता आहिस्ता हम टनल को जो है ओपन करना स्टार्ट करेंगे, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ा देंगे। जैसे जैसे ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी वो आपका फिर कूलिंग पे आना स्टार्ट हो जाएगा, और फिर हम टेम्परेचर को 48 से लेकर 52 डिग्री के बीच में रखेंगे अगले 5 दिन तक। जब लास्ट का डे होता है, जब हमारा 7वां दिन होता है, 7वें दिन हम टेम्परेचर को घटा के 40 से 45 डिग्री पे ले आएंगे, और उसके बाद वो ब्लोवर को बंद करके फिर हम टनल को ओपन करेंगे, फिर उसमें स्पॉनिंग करेंगे। स्पॉनिंग का ये मेथड रहता है कि स्पॉनिंग जो है आपका जितने किलोग्राम आपका कंपोस्ट है उसका लगभग 0.8% से 1% के बीच में हम लोग उसके अंदर बीज डालते हैं, स्पॉन्ज जिसको हम बोलते हैं। तो वो हमारा मेथड होता है स्पॉनिंग का। उसके बाद बैग फिलिंग, और बैग फिलिंग के बाद फिर इसको ट्रांसफ़र करते हैं हम हट में,
या हमारे पास जो AC चैम्बर्स होते हैं उनमें। तो स्पोन का बीज फिर किधर से लेके आओ? इसके लिए लैब है सर, देखिए गवर्नमेंट की लैब है जो महाराणा प्रताप एग्रीकल्चर हमारी हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी है उसकी लैब है मुरथल में, वहाँ से स्पॉन मिल जाता है। बाकी जो हमारे आसपास जो मशरूम फार्म है, बड़े बड़े मशरूम फार्म हैं जो काफ़ी लंबे समय से काम कर रहे हैं, उनके पास भी स्पॉन लैब है, तो वहाँ से भी एक अच्छी क्वालिटी का स्पॉन हमें मिल जाता है। तो फिर सुरंग में से आपने बताया टनल जिसकी बात कर रहे हैं, अगर हम अपनी भाषा में बात करें सुरंग में, तो उससे मैं निकाल कर फिर उसका फिर तापमान के हिसाब से फिर आप उसमें जो बंकर में फिर शिफ्ट करो इसको? नहीं, उसको फिर हट में शिफ्ट करेंगे। अच्छा, तो फाइनल आपका प्रोडक्शन यूनिट में उसको लेके जाएंगे। यहाँ का प्रोसेस उसका कंप्लीट हो चुका है, अब उसको या तो पॉलीथीन बैग में डालेंगे या सीधा बेड पे डालेंगे। तो स्पॉनिंग के बाद फिर हम उसको जो है शिफ्ट कर देंगे यहाँ से, वो फिर आपका प्रोडक्शन यूनिट में चला जाएगा जहाँ से आपका माइसीलियन स्टार्ट होगा। यहाँ से मशरूम का प्रोसेस अब स्टार्ट हो जाएगा प्रोडक्शन का। अभी तक तो सिर्फ कंपोस्ट का प्रोसेस है, इसके बाद ही मशरूम का प्रोसेस आपका स्टार्ट होगा। तो कोई और बात इधर की जो बतानी हो, फिर हम चलेंगे अपने हट में झोंपड़ी जो है उधर चलेंगे। जो एक कहते हैं कि कंपोस्ट की जो क्वालिटी है, आपका जो प्रोडक्शन है, आपका जो उत्पादन है, वो डिपेंड करेगा कंपोस्ट की क्वालिटी के ऊपर। कंपोस्ट की क्वालिटी के बहुत सारे किसान भाई हैं जो लंबे टाइम से इस काम को कर रहे हैं, उनको तो शायद इसके बारे में जानकारी हो, लेकिन जो नए किसान हैं उसको कंपोस्ट की क्वालिटी के बारे में नहीं पता लगता कि कैसे इसको मेज़र करें, मापदंड क्या है कि किसको कहें हम अच्छा कंपोस्ट है या किसको कहें कि ये कंपोस्ट अच्छा नहीं है, ये ज़्यादातर किसानों को नहीं मालूम है। तो इसमें क्या रहता है कि पहली तो बात जो किसान भाइयों को चेक करनी चाहिए, कंपोस्ट का जो रंग है वो ब्राउन कलर का होना चाहिए। यदि वो ब्राउन है, यदि वो डार्क ब्लैक है, भूरा रंग का, काला ना हो, ब्राउन कलर का हो। दूसरा, आपके पास पीएच स्ट्रिप्स आती है मापने के लिए, जिसमें आप पीएच को माप कर सकते हैं, वो आपका लगभग 7.2 से 7.8 के बीच में होना चाहिए पीएच का जो मान है। ठीक है, इसका पीएच जो मापना हो, जिस तरह आप तापमान माप लें डॉक्टर के, तो ये पीएच भी उसी तरीके से उसी तरह से। तीसरी बात कि उसमें अमोनिया की गंध नहीं होनी चाहिए। यदि अमोनिया है तो आपका माइसीलियन रन नहीं करेगा। अमोनिया जिस तरह खाद जो अपना केमिकल खाद है जिसमें उसमें अमोनिया इस्तेमाल हुआ है, तो इसी तरह का अमोनिया ये अलग तरह की एक गंध है, गैस है, एक तरह की गैस है। और इसका जो साइंटिफिक वे है इसको मापने का, ये 10 ppm से कम होना चाहिए अगर हम साइंटिफिक वे से इसको मेजर। ठीक है, 10 ppm बोलते हैं इसको, ठीक है, तो उससे कम होना चाहिए। दूसरी बात, उसके अंदर एक फंगस होती है, 10 ppm से कम ना हो। आपका जो कंपोस्ट है उसके अंदर एक वाइटनेस होती है जिसको हम फंगस बोलते हैं, वो फंगस उसके अंदर होनी चाहिए। उसके अलावा कोई बैक्टीरिया, अच्छा, जो सफेद सफेद फंगस है वो तो वो सही रहती है, वो उसके लिए वो अच्छा है। वो इसका मतलब उसमें अमोनिया नहीं है। फायर, इसको फायर फंगस हम कहते हैं कि ये इंसेक्ट से ये नहीं होना चाहिए। किसी तरह का कोई इंसेक्ट ना हो उसके अंदर, चाहे मक्खी है, मच्छर है, कीड़ा है, इस तरह का कोई इंसेक्ट उसके अंदर नहीं, कीड़ा मकोड़ा ना हो, ये चेक करना पड़ेगा आपको। दूसरी बात, उसमें जो नाइट्रोजन का कंटेंट है, अगर हम उसको माप सके, नाइट्रोजन के लिए हमारे पास मीटर हैं, उसको माप लेंगे तो वो लगभग आपका जो है नाइट्रोजन कंटेंट वो 2% से ज़्यादा होना चाहिए। तो वो आपका ग्रेटर देन 2% होना, नाइट्रोजन की मात्रा 2% से ज़्यादा हो। एक उसमें जब आप स्मेल करेंगे तो एक मीठी सी गंध आएगी, जैसे गुड़ में से आती है, इस तरह की मीठी सी एक गंध वो फील होगा आपको। अगर वो फील हो रहा है तो मतलब आपका कंपोस्ट बहुत बढ़िया है। और एक सबसे आखिरी 2% नाइट्रोजन मापने का भी कुछ हिसाब? नाइट्रोजन को मापने के लिए नाइट्रोजन मीटर हैं सर, मीटर हैं वो भी सर, वो मापा जा सकता है, पॉसिबल है। ठीक है। जो मॉइस्चर है उसमें नमी, वो लगभग 64 से लेके 66% के बीच में होनी चाहिए, वो भी मापने वाले हैं। हाँ, वो तो आप हाथ में लेके अगर उसको जोर से प्रेस करोगे, मतलब आप जैसे उसको लड्डू बनाओगे, तो यदि उसमें पानी की मात्रा नहीं होनी चाहिए। यदि पानी है तो इसका मतलब नमी ज़्यादा है, नमी ज़्यादा तो वेट ज़्यादा होगा। और यदि नमी का कंटेंट उसमें ज़्यादा रह जाता है तो फिर वो बाद में आपके लिए जो है मोल्ड की समस्या उसमें खड़ी हो जाएगी। अच्छा, मोल्ड ये बीमारी है? मोल्ड एक तरह की बीमारी है। मोल्ड बीमारी के कई अलग अलग तार में, देखिए कुछ बीमारियां तो ऐसी होती हैं जो फंगस से आती हैं, कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो कंपोस्ट यूनिट में यदि उसको ठीक से ऑक्सीजन नहीं मिली, जब हम चेंबर में डाल रहे हैं या हम टनल में है या हमारा बैंकर में है, किसी भी लेवल पे हम लोग ऑक्सीजन को परमानेंटली 100% बंद नहीं करेंगे। यदि ऑक्सीजन के कंटेंट को आपने परमानेंट बंद कर दिया तो वहाँ से फिर मोल्ड की समस्याएं शुरू हो जाएंगी। अलग अलग टाइप्स की मोल्ड हैं, अलग अलग टाइप्स की बीमारी हैं। अगर मैं मोल्ड की जो है, ऑक्सीजन का मतलब जो हवा है बाहर की, अपनी बाहर की हवा उसको देनी पड़ेगी। जितनी आप ऑक्सीजन की मात्रा उसमें रखेंगे उतना ही आपका कंपोस्ट जो है वो अच्छा तैयार होगा। तो ऑक्सीजन एक बहुत बड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है जो हम लोग मशरूम में ध्यान रखना पड़ेगा हमें। तो कंपोस्ट में तो ये सारी चीज़ें अगर किसान भाई ध्यान रखते तो इससे आइडिया हो जाएगा कि वो आपका कंपोस्ट अच्छा है। कंपोस्ट की क्वालिटी को आप चेक कर सकते हैं। दूसरी बात, जो स्पॉन की क्वालिटी है, स्पॉन के अंदर स्मेल नहीं होनी चाहिए। बहुत बार क्या होता है कि हम लोग भी कई बार ऐसा लेके आते हैं कि स्पॉन का रंग काला है, तो वो अच्छा नहीं है। उसके अलावा जब आप उसकी स्मेल करेंगे तो आपको एक खट्टी सी स्मेल आएगी। यदि खट्टापन है उसमें
तो वो मतलब वो स्पॉन अच्छा नहीं है। तो उसकी क्वालिटी को जांचना, वो आप जो आपके रेगुलेटेड जो लैब्स हैं या गवर्नमेंट की लैब्स हैं, कोशिश करें कि वहाँ से ही कंपोस्ट को, जो आपका स्पॉन है, वहाँ से उसको परचेज करें। तो आपने वीरेंद्र जी बताया था कि एक कोऑपरेटिव सिस्टम भी आप शुरू कर रहे हो, क्योंकि इसमें जो जितना भी आपने ये तामझाम जितना शेड बना रखी है, ये कमरे से बना रखे हैं, ये सुरंग और ये जिस तरह का ये जो दूसरा बंकर बना रखे हैं, और भी आपने यहाँ कंपोस्ट के लिए शुरू में जो हम देख रहे थे वो बना रखा है, तो ये सारा ताकि सही इस्तेमाल हो जाए, इस तरह का विचार है कि बहुत से लोग जोड़े जाएं। नहीं, हमारे पास अभी भी हमारा सिस्टम है, अभी भी 4-5 किसान भाई हमारे साथ काम कर रहे हैं। सर, इसका मकसद ये है कि हमारे पास बहुत लोग आते हैं कि जी हमें मशरूम का काम शुरू करना है, लेकिन ना तो उन लोगों ने कोई ट्रेनिंग ली है, टेक्निकल नॉलेज नहीं ली। किसान का क्या होता है कि एकदम से बिना जानकारी के काम शुरू कर दिया, और ये काम थोड़ा सा टेक्निकल है, देख रेख का काम है। अकेला किसान भाई जो अपने कई लोग जॉब में हैं या कोई दूसरे काम कर रहे हैं, वो भी सोचते हैं कि मैं मशरूम का काम कर लूँ, मेरे पास एक एडिशनल इनकम हो जाएगी। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन बिना जानकारी के इस काम को शुरू करना ये नुकसान की तरफ लेके जाता है। कारण क्या है इसमें 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना बड़ा ज़रूरी है। एक तो ह्यूमिडिटी का, आर्द्रता जिसको आप बोलते हैं, नमी को। एक वाटरिंग, पानी अगर ज़्यादा हो गया तो नुकसान, पानी कम हो गया तो भी नुकसान। ऑक्सीजन कम मिली तो भी नुकसान, ज़्यादा मिली तो भी नुकसान। उसके अलावा इसमें CO2 कंसंट्रेशन का बड़ा महत्व है। देखिए, जब स्पॉन रन होता है, जो हम बैग रखते हैं, बैग के बाद जो आपका माइसीलियम बनता है, एक तरह का जाड़ा जिसको हम बोलते हैं, उस टाइम में कंपोस्ट को CO2 कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, क्योंकि वो खुद भी जनरेट करता है, तो उस टाइम उसको ऑक्सीजन नहीं चाहिए। लेकिन जब उसका 14-15 दिन बाद हम लोग बैग के ऊपर केसिंग कर देते हैं, उसके बाद उसको ऑक्सीजन चाहिए। यदि इसमें थोड़ा सा भी गड़बड़ हुई तो मतलब आपकी क्रॉप का लॉस हो जाएगा, उसमें बहुत सी बीमारियां भी रन हो जाएंगी, और सबसे बड़ी बात कि एक लॉन्ग स्टेम लंबी हो जाती है, मशरूम ऊपर से फट जाएगी, छतरी फट जाएगी उसकी, वो क्रॉप का 80% तक लॉस कर देती है। तो यदि किसान को थोड़ी सी भी नॉलेज नहीं है या थोड़ी सी भी वो गलती कर बैठा स्टार्टिंग में, फर्स्ट फेज में, तो वहीं से उसका नुकसान शुरू हो जाएगा और नेक्स्ट ईयर में वो उस फसल को नहीं करेगा। हाँ, मतलब ये पुराना जमाना नहीं रह गया भाई, अपना जिस तरह बीज बोया और फिर आपने थोड़ी बहुत अपना नुलाई कर दी होगी फसल। नहीं, ये इस मामले में थोड़ा सा बहुत गहराई में जाना पड़ेगा, क्योंकि आम आदमी को अगर देखेंगे तो कि टेक्निकल भाषा में तो सबको पता है कि CO2 क्या है, लेकिन ये सबके बस की बात नहीं है कि वो किसी तरह से उसको माप लेके कंसंट्रेशन। अब 10,000 ppm आपको CO2 चाहिए स्टार्टिंग में, लेकिन ये फार्मर के लिए बड़ा मुश्किल है इसको आइडेंटिफाई करना कि इस टाइम इसके अंदर CO2 है या इसके अंदर ऑक्सीजन के कंटेंट को हमें डालना है, कितनी ऑक्सीजन देनी है, पानी वाटरिंग किस तरह से करनी है, वाटरिंग के लिए किस तरह का फुहारा यूज़ करना है। अगर वाटरिंग के फुहारे का प्रेशर थोड़ा सा ज़्यादा है तो वो नुकसान कर देगा, वो चोट पहुंचा देगा। तो वो थोड़ा सा टेक्निकल है, इसलिए हम लोगों को ये कहते हैं कि आपको अगर काम करना है तो आप हमारे साथ यहीं काम कर लीजिए। क्योंकि जो लोग जिनके पास, मैं कहूँ कि कई लोगों के पास जगह की प्रॉब्लम है, कई लोगों के पास 24 आवर इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है, पानी भी आपको 24 आवर चाहिए, आपको जो पेस्टिसाइड्स हैं टाइम टाइम पे वो भी चाहिए, लेबर भी आपको वो चाहिए जिसको जानकारी है, उसको तोड़ाई की जानकारी होनी चाहिए, उसको पानी की जानकारी होनी चाहिए, उसको डिजीज़ हैं कहीं, अगर लेबर ने उस डिजीज़ का ध्यान नहीं दिया तो वो डिजीज़ एक बड़े पैमाने पर फैल सकती है। तो उस तरह के लिए उन लोगों के लिए हम कहते हैं कि आप हमारे साथ ही आके जुड़ जाइए। हम आपको स्पेस भी दे रहे हैं, हम आपको इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, हम आपको बैम्बो भी दे रहे हैं, हम आपको ये हट की जो लेबर है वो भी दे रहे हैं, और आपको सारी फैसिलिटीज़ हम लोग अवेलेबल करवा रहे हैं यहीं पे। मतलब आपके पास जगह भी है, बिजली भी है, और जो हट है जिस झोंपड़ी टाइप सी है जो, वो भी उस तरह का भी। यानी कहने का मतलब इसमें जो है कम से कम 100 चीज़ें तो तकनीकी चीज़ें हैं जिनकी जानकारी ज़रूरी है। तो वो किसानों के लिए हम कहते हैं कि आप फर्स्ट ईयर में यहाँ लगाइए, तो दिमाग घूम जाएगा इतनी चीज़ें में। ये थोड़ा सा ये रहता ही है, किसान के लिए समस्या रहती है। तो हम लोग नहीं चाहते कि फर्स्ट ईयर में उसको लॉस हो, इसलिए वो फर्स्ट ईयर में हम लोग उनको इनवाइट कर रहे हैं कि आप लोग हमारे साथ मिलकर काम करिए, हम आपको सारा अरेंज करके देंगे, सेल आप जहाँ मर्जी करिए, वो आपकी मर्जी। आप ये बता रहे थे आसाम तक जिस तरह ये बांस मूस लाने पड़े हैं, तो इकट्ठे मिलकर ले आऊँ तो ज़्यादा अच्छा, इतनी दूर तक लाने आसान काम भी नहीं। देखिए सर, छोटे लेवल पे कोई भी काम करना, वो उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है। तो जब आप किसी काम को बड़े लेवल पे करते हैं तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन घट जाती है। सबसे बड़ी बात कि आपको परचेजर इजीली अवेलेबल हो जाता है, खर्चा घट जाता है, आपका घट जाता है। जब आपका खर्चा घटेगा तो ही प्रॉफिट बढ़ेगा, तो ही आमदनी बढ़ेगी। तो इसलिए हम लोग एक कोऑपरेटिव सा सिस्टम स्टार्ट करना चाह रहे हैं कि किसान भाई मिलके एक जगह पे एक मार्केट तैयार हो जाए, और यहाँ पर हम लोग मिलके उन लोगों से भी उनको भी काम दे पाएँ कि जिन लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है, जो इस काम को करने से डरते हैं, या जिनके पास टाइम की भी प्रॉब्लम है, समय की भी प्रॉब्लम है कि वो ज़्यादा समय नहीं दे पाते। कोई नंबर, कोई भाई अगर ये इस तरह काम कर रहा है या करना चाह रहा है, आपकी कोई आपसे जानकारी लेना चाह रहा है, तो आप अपनी जानकारी थोड़ा बता दो। ये
नीलोखेड़ी और डांड रोड पे आपका काम पड़ा है? नीलोखड़ी डांड रोड पे गांव है ये डाबर थाला। अच्छा, कोई फ़ोन नंबर जे कोई इस तरह का? नंबर सर मेरा है वो है 8059520911 80 595 20911। 80 595 20911। तो इस पे कुछ जानकारियाँ, क्योंकि आप दिन रात ये काम करो हो, ले सकें। हाँ बिल्कुल, हम हर किसान भाई को हेल्प करते हैं और हमारा तो ये है कि आप ट्रेडिशनल खेती को छोड़ के जो भी भाई हमारे साथ जुड़ना चाहे तो हम उसके लिए सारी तरह की सुविधाओं का अरेंज करेंगे। जो जानकारी चाहिए वो जानकारी भी देंगे, जो उनकी बीमारी, और इवन हम लोग तो खुद भी देख रेख भी करते हैं, जाके भी आते हैं। यदि किसी भाई को प्रॉब्लम है तो वहाँ मिल के भी आते हैं कि हम जितनी हेल्प कर सकते हैं तो उतनी हम लोग करते हैं। बहुत बहुत बढ़िया बात। टेक्निकल डॉक्टर्स भी हैं, हम लोग उचाणी से जुड़े रहते हैं। इसके अलावा जो मुरथल हमारा जो आपका मशरूम सेंटर है उनके डॉक्टर से कांटेक्ट में रहते हैं। तो कोई भी भाई जो वीडियो भेजता है हमारे पास कि मेरे मशरूम प्लांट में ये प्रॉब्लम है तो हम उसको आगे फॉरवर्ड करते हैं। वहाँ से जो जानकारी मिलती है उसके बेस पे हम फाइनल जो है उनको प्रिस्क्राइब करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम अपनी मर्जी से भी किसी को भी कुछ भी सलाह देते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। तो कोई अगर किसान भाई मतलब जो भी शुरू करना चाहो तो शुरुआत में खर्चा या जो भी उसका जो इन्वेस्टमेंट उसको करनी पड़े, कितने पीछे लाने पड़े? देखिए सर, यदि वो एक हट से स्टार्ट करना चाहता है तो आप मान के चलिए कि एक हट पे आपका लगभग 2,36,000 के करीब खर्च आता है। हट बनाने का जो लेबर कॉस्ट है वो 9 से 10 हज़ार रुपये है। उसके बाद उसमें लगभग आपका 4-5 हज़ार की पराली भी है, उसमें आपकी रस्सी भी है, 10 किलो आपकी रस्सी भी यूज होगी। लगभग आपका 3,500 का यानी कि 35 kg के आसपास पॉलीथीन जो है आपको छत पे लगाना पड़ेगा टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। तो बैम्बो है आपका लगभग 36,000 के आसपास जो है 36,000 के करीब बांस आ जाता है। यदि हम लोग इकट्ठे मंगवाते हैं तो थोड़ी सी कॉस्ट बांस की कम हो जाती है। तो सरकार कुछ सब्सिडी भी दे? नहीं, हट पे सरकार की कोई सब्सिडी नहीं है। हाँ, परमानेंट जो स्ट्रक्चर है, जो AC प्लांट है, उस पे सरकार की 40% सब्सिडी रहती है। 40% सब्सिडी? 40% सब्सिडी सरकार खूब। जिस तरह ये बिल्डिंग सी आपने बना रखी, जो सिस्टम बना रखा है, दो अलग अलग हैं सर। देखिए, कंपोस्ट यूनिट की सब्सिडी वो भी 40% है। कंपोस्ट अगर आप बनाना चाहते हैं, आप कंपोस्ट सेल करना चाहते हैं या अपना कंपोस्ट तैयार करना चाहते हैं, जो AC प्रोडक्शन यूनिट है उसमें भी 40% सब्सिडी सरकार देती है। तो पक्के स्ट्रक्चर पर सब्सिडी है। जो हट है, जो सीजनल आपकी क्रॉप है, AC ला के अपना जो खुम्बी तैयार करें उन पे सारा साल के लिए जो फुल ईयर जो आप AC प्लांट लगाते हैं, आप मशरूम पैदा करना चाहते हैं तो उस पे सरकार की सब्सिडी है। और इसी तरह कंपोस्ट का भी जैसे पक्का आपने सारा सिस्टम बना रखा है, इस पे 40% जो है 40% सरकार सब्सिडी देती है, हेल्प भी करती है। इवन बैंक इस पे लोन भी करता है। अच्छा, फुल पे आपका लोन मिलेगा और उस फुल की आपके पास टाइमिंग है। वो जो सब्सिडी है वो ऑटोमेटिक आपके अकाउंट में मर्ज हो जाती है। बाकी सारी बातें आप बताए दोगे कोई किसान भाई जो भी पूछना चाहेगा? हाँ जी, किसी तरह की हेल्प किसी किसान भाई को चाहिए तो हम पूरी हेल्प करेंगे उसकी। तो फिर आप वो हट झोंपड़ी देख लें। खुम्ब उत्पादन की आधुनिक तकनीक के द्वारा रोजगार के सुअवसर, इस विषय में हम जानकारी ले रहे थे। और भाइयों, जो जानकारी थी ये इसका आधा भाग है और जानकारी का जो बचा हुआ आधा भाग है भाइयों, वो आज ही हम कार्यक्रम ग्राम संसार में लेंगे। तो कार्यक्रम में बने रहना, क्योंकि कार्यक्रम ग्राम संसार में हम इसी बातचीत का आधा जो भाग है वो लेंगे। और भाइयों, ये बात करें कल के कृषि कार्यक्रम का, तो कल है भाइयों दिन मंगलवार, और मंगलवार को फोन इन कार्यक्रम में विषय रहेगा सर्दी में फसलों का बचाव, और इस विषय पर जानकारी देंगे डॉक्टर ममता। और भाइयों, साथ के साथ मौसम की जानकारी भी जरूरी है, तो आवले हुए मौसम की जानकारी। किसान भाइयों, राम राम। मौसम पूर्वानुमान एवं कृषि सलाह के साथ मैं हूं डॉक्टर ममता, मौसम विशेषज्ञ, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय कृषि विज्ञान केंद्र कुरुक्षेत्र। किसान भाइयों, कुरुक्षेत्र जिले का आज का अधिकतम तापमान 20.8 डिग्री सेल्सियस रहा। न्यूनतम तापमान 7.7 डिग्री सेल्सियस रहा। नमी की बात करें तो सुबह और शाम की सापेक्ष आर्द्रता 90 और 37% रही। हवा की रफ्तार 9 किलोमीटर प्रति घंटा रही। अब हम बात करते हैं आने वाले मौसम के पूर्वानुमान की। किसान भाइयों, 26 जनवरी तक मौसम आमतौर पर परिवर्तनशील रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। इस दौरान बीच बीच में आंशिक बादलवाई रहने और वातावरण में नमी की मात्रा अधिक रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। साथ ही किसान भाइयों, इस दौरान पश्चिम विक्षोभ के कारण अधिकतर स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान लगाया जा रहा है। अब हम बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान आधारित कृषि सलाह की। किसान भाइयों,
जैसे कि पूर्वानुमान है कि अधिकतर स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। तो आपसे निवेदन है कि फसलों में सिंचाई और छिड़काव रोक लें। धन्यवाद। और भाइयों इब करो मनोरंजन सुनायो लोकगीत। हो मेहनत करके फसल उगाओ, कम खर्चे में ध्यान लगाओ और छोटा परिवार बनाओ, ये काम सुधार का, ये रे काम सुधार का। मेहनत फसल उगाओ नारा, और उठे सवेरा मत सोवे जागी जा, और उठे सवेरा मत सोवे जाग जा, पाप कपट ते दूर भाग जा लाग जा, अन्नदाता का ढेर सोने चांदी की बने बखेर फिरना, किसी बात की और देर ये काम सुधार का, ये रे काम सुधार का। मेहनत और देख आगत ने खर्चा करिए, और देख आगत ने खर्चा करिए, और बदफली में और ना पग दरिए करिए, सुरती सच्चा हर में फेर तेरा रह चांदना, घर में होनी चाहिए शांति नरमा, ये काम सुधार का, ये रह काम। और छोटा ओ कुड़बा हो सुखते जीना, और छोटा आया कुड़बा हो सुखते जीना, रहेगी आजादी तेरी ना बनता हीना ना मारी, ओ ना मारी होए शराब छोड़ के ये सारे गलत जवाब कर, काम सुधार का, ये रे काम सुधार का। ये तो सुना भाइयों ने लोकगीत, और गायक कलाकार भाई थे राज सिंह। और भाइयों अब चर्चा करें चना फसल की देखभाल पर। किसान भाइयों, चने की जो फसल है इसमें लगभग 50 से भी ज़्यादा कीट प्रजातियां का आक्रमण पूरी फसल चक्कर में हुआ है, और अकेला जो फड़ी छेदक है वही फसल का लगभग 50% तक नुकसान करता है। तो किसान भाइयों ने अगर फसल अवस्था के अनुसार अगर कीट की पहचान हो जाए और समय पर इन कीटा का हम प्रबंधन कर लें तो जो है चने की फसल जो है किसान भाई भरपूर ले सके हैं। और इसमें जो मुख्य कीट है वो है दीमक, और जो इस कीट का आक्रमण जो है हल्की रेतीली और हल्की नमी वाली
अवस्था में ज़्यादा देखा जावा है। और इस कीट का जो प्रकोप है सबसे ज़्यादा बिजाई और अंकुरण के समय, और फिर दूसरा भाइयों जब फसल पक के तैयार हो जाए, इनकी मार्च अप्रैल के महीने में ज़्यादा देखा जावा है। और यो कीट पौधे की जड़ा में नुकसान पहुँचावा है, साथ में जो जड़ खत्म हो जाएंगी तो पौधा सूख जाए है। और ख़ासकर सर्दी के मौसम में तो जो दीमक है उसकी क्रियाशीलता थोड़ी सी कम हो जाए है, इसका असर कम दिखा है। तो जो दीमक है उसकी रोकथाम खातर किसान भाई जो है खेत में एक तो सफाई का ध्यान रखें है, जो भी पिछली फसल ली है हमने तो उसके जो अवशेष हैं उनने खेत तक बाहर निकाल दें, और फसल में जो कच्ची गोबर की खाद है उसका इस्तेमाल कतई ना करें। साथ में अगर भाइयों रासायनिक विधि से हमने दीमक पर नियंत्रण करना है तो 850 मिलीलीटर मोनोक्रोटोफास 36 SL या फिर 1500 मिलीलीटर क्लोरोपाइरीफास 20 इसी ताकत की दवाई ने पानी में घोल कर इसका 2 लीटर का एक घोल बना लें, और फिर 1 क्विंटल यानी कि 100 किलो जो बीज है उसके ऊपर इसने बड़े डाल छिड़क लें और बीज ने फिर सारी रात पड़ा रहने दें। इसके अलावा भाई जो दूसरी समस्या जो आव है चने में वो है मुख्य समस्या, और वो समस्या है भाइयों फड़ी छेदक कीट की। यो चने की फसल का सबसे मुख्य कीट है, और इस कीट की सुंडी हरे पीले रंग की धारी आड़ी हो है, जो कि शुरुआत में पत्तियों और जो कली हैं उन पर हमला करें हैं, और बाद में कीट पर जो है कीट का आक्रमण चने की फसल में, और जब टाट बढ़नी शुरू हो जाए फरवरी मार्च के महीने में तो उस समय जो है इसका असर ज़्यादा देखा जावा है। और सर्दी की ऋतु में तो भाइयों ये जो फड़ी छेदक है इसकी जो क्रियाशीलता है वो कम हो जाए, लेकिन बसंत का मौसम आंदे आंदे जो फड़ी छेदक कीट है इसका आक्रमण बड़ा तेजी से बढ़ा है, और फड़ी छेदक की जो सुंडी है वो टाट जब बढ़नी शुरू हो जाए तो चने के जो बीज हैं उसने वो खा कर उन्हें नष्ट करा है, यानी कि जो टाट है उसमें आधी वसुंडी बार और आधी बार भीतर दिखाई देगी। तो यो कीट जो है इस कीट की मुख्य पहचान यह है कि इसका जो रंग है वो हरा पीले और धारी वाला है, और ये कीट जो है भाई चने की फसल में सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचावा है, और एक सुंडी अपने एक जीवन चक्कर में 30 से 40 जो फड़ी हैं उन खा जाए। भाइयों इसके नियंत्रण खातर एक तो चने की जो फसल है उसके साथ अगर सरसों या गेहूं की जो फसल है अगर हम वो लेवें तो फड़ी छेदक कीट पर हम नियंत्रण कुछ हद तक पा सके हैं। दूसरा कीट की जो सुंडी है उसने हम हाथ पकड़ कर भी नष्ट कर सके हैं, और या फिर भाइयों खेत में जो खड़ी फसल है उसमें पक्षियों के बैठन खातर अगर हम लकड़ी के उसमें टुकड़े गाड़ दें तो पक्षी उस पर बैठेंगे और उन कीटाणु खाओगे। और भाइयों अगर जरूरत पड़े तो फिर क्विनलफास 25 इसी ताकत की दवाई 400 मिलीलीटर ले लें, या फिर कार्बेल 50 WP ताकत की दवाई ना 400 ग्राम मात्रा में ले लें, या फिर मोनोक्रोटोफास 30 SL ताकत की दवाई 200 मिलीलीटर की मात्रा लेकर 100 लीटर पानी में मिलाकर 1 एकड़ के हिसाब से इसका छिड़काव करें, तो जो चने की फसल की जो मुख्य कीट हैं भाइयों उनकी हम रोकथाम कर सके हैं। किसान वाणी कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। भाइयों, किसान वाणी कार्यक्रम का समय यहीं तक, और इसी के साथ अपने भाई विनोद ने दो इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम।